नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने भारतीय न्यायपालिका के गठन और उसके क्षेत्राधिकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम न्यायपालिका के अंदर जो न्यायिक सक्रियता पाई जाती है उसके बारे में, मूल अधिकारों और न्यायपालिका के बीच क्या रिश्ता है तथा संसद और न्यायपालिका के बीच में क्या संबंध है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम न्यायिक सक्रियता के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में आज हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो गठन किया गया या जिसके बनाने के लिए जो संविधान संशोधन हुआ उसको लेकर भी अध्ययन करेंगे कि उसमें क्या सिस्टम था, क्या प्रस्ताव था। तो आज हम न्यायिक सक्रियता देखते हैं शुरू से कि न्यायिक सक्रियता क्या चीज़ है। तो न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता का सबसे जो प्रमुख साधन है वह जनहित याचिका ही है। इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है। क्या बना दिया है? जनोन्मुखी बना दिया है, यानी जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने वाले, जनता की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाली ऐसी संस्था बना दी है। किसने? न्यायिक सक्रियता ने और जनहित याचिका ने। किसको? न्यायपालिका को। भारत में न्यायिक सक्रियता का जो मुख्य साधन है, भारत के अंदर न्यायिक सक्रियता का जो मुख्य साधन है वह है जनहित याचिका। क्या है? जनहित याचिका। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन है जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका। इसको जनहित याचिका को और क्या कहते हैं? सामाजिक व्यवहार याचिका। तो ये जो जनहित याचिका है ये क्या है, कब प्रारंभ हुई और कैसे प्रारंभ हुई, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कब है और कैसे है के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये कब का मतलब किस सन से प्रारंभ हुई? तो 1979 में न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसमें पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया है। क्योंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इसे ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। सबसे पहले 1979 में एक ऐसे मामले की सुनवाई न्यायपालिका के अंदर हुई जिसके अंदर पीड़ित पक्ष ने वाद दायर नहीं करके किसी अन्य व्यक्ति ने, दूसरों ने वाद दायर किया। तो किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जनहित के मामलों के अंदर कोई वाद दायर किया जाता है और उसकी सुनवाई जब न्यायपालिका करती है तो उस वाद को क्या कहते हैं या उस याचिका को क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहा जाता है। तो ये प्रारंभ कब हुई? 1979 में। क्या है ऐसी याचिका? जब किसी पीड़ित वर्ग द्वारा दायर नहीं करके अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की जाती है तो उसे जनहित याचिका कहते हैं। तो सामाजिक या जनहित के मामलों को लेकर कोई भी याचिका आती है उसको कहते हैं जनहित याचिका। कैसे प्रारंभ हुई? तो एक शुरू के अंदर जब पीड़ित वर्ग द्वारा अपने न्याय के लिए अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जा सका तो अन्य वर्गों के द्वारा, एनजीओ वगैरह के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया। तो एनजीओ द्वारा अधिक से अधिक इस प्रकार की याचिकाएं दायर की गई थी। आगे देखते हैं। तो जनहित याचिका क्या है? किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका अखबार में छपी खबरों, किसमें? अखबार में छपी खबरों, डाक से प्राप्त शिकायतों के आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू करे दिया। इस तरह न्यायपालिका की ये नई भूमिका न्यायिक सक्रियता कहलाई। क्या कहलाई? न्यायिक सक्रियता। न्याय करने के अंदर सक्रिय भूमिका निभाना, न्यायिक सक्रियता। तो न्यायपालिका ने क्या किया कि अखबार के अंदर जो न्यूज़ आ रही थी उन न्यूज़ को पढ़कर
तथा डाक से जो उनको शिकायतें प्राप्त हो रही थी उन शिकायतों का समाधान करने का फैसला किया और स्वयं आगे आके बिना वाद दायर किए हुए उस पर सरकार को निर्देश दिए, तो उसे कहा गया न्यायिक सक्रियता। आगे देखते हैं न्यायपालिका और अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार है उनको लेकर न्यायपालिका का क्या रवैया है। तो न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों का रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया। नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। संविधान ऐसी दो विधियों को, ऐसे दो तरीके बताता है जिनसे न्यायपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारों की रक्षा कर सके। कितनी विधियां बताई हुई है संविधान में? दो। यह एक तो है रिट जारी करती है न्यायालय द्वारा, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है न्यायालय, उससे हमारे मूल अधिकारों की रक्षा होती है। रिट कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा, ये 5 रिटें है। जारी के मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकते हैं और ये शक्ति किसके अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये 5 रिट जारी कर सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय भी, जो हाई कोर्ट है, भी ऐसी रिट जारी करने की शक्ति रखता है और हाई कोर्ट को यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिलती है। हाई कोर्ट को 226 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को हनन करे या उनको कम करता है, उनको समाप्त कर सकता है। ऐसा लिखा हुआ कहाँ है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में, जिसमें लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली प्रत्येक विधि अवैधानिक होगी, जिसको न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के तहत 2 प्रकार की विधियां सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसे वे मूल अधिकारों की रक्षा करती है। ये दोनों प्रावधान एक और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। उपयुक्त प्रावधानों में जो दूसरा प्रावधान है, जो ये अनुच्छेद 13 के अंदर है, यह प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो भारतीय संविधान के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 13 करता है। आगे देखते हैं न्यायपालिका और संसद। संसद में और न्यायपालिका में हमेशा सर्वोच्चता को लेकर संघर्ष बना रहता है या टकराव की स्थिति बनी रहती है। न्यायपालिका ने अधिकारों के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई है। अधिकारों को लेकर बार बार न्यायपालिका ने सरकार को निर्देश दिए हैं। राजनीतिक व्यवहार और बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया है। सरकार द्वारा संविधान को के ऊपर जाकर कार्य करने की प्रवृत्ति जो है उसको रोका है न्यायपालिका ने। तो संविधान को जो ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति सरकार की थी, उसको न्यायपालिका ने अंकुश लगाकर रोका है। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे, उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है। पहले कुछ ऐसे विषय थे जो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत नहीं आते थे, लेकिन सरकार द्वारा संविधान से ऊपर जाके संविधान को अतिक्रमण करके कार्य किया जाता था, तो न्यायपालिका ने उन विषयों को भी न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत ले लिया है। वे मुद्दे कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां थी वह पहले न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत नहीं आती थी। अब न्यायालय उनका भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है कि इन शक्तियों का प्रयोग सही हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। जैसे कि हवाला कांड जो हुआ था, हवाला मामला, नरसिंह राव मामले में पेट्रोल पंपों का अवैध आवंटन जैसे जो कार्य थे,
अनेक मामलों में सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो का निर्देश दिया कि वे भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे। तो ये थे संसद और न्यायपालिका के बीच का संबंध, जिसमें न्यायपालिका ने बहुत सारे ऐसे विषय जिसमें सरकार संविधान के आगे जाकर कार्य किया उनको रोका है और सरकार को निर्देश दिए। आगे देखते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC अधिनियम। सरकार ने संविधान के अंदर संशोधन करके 99वां संविधान संशोधन करके जो न्यायालयों के अंदर जजों की नियुक्ति की जो सिस्टम था, जो प्रक्रिया थी, उसको बदलकर एक नया सिस्टम प्रारंभ करना चाहा और उसको लेकर एक संविधान में संशोधन करके एक नया आयोग गठित करने का व्यवस्था की, जिसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो ये क्या था, इसके अंदर देखते हैं। सरकार न्यायाधीशों के जवाबदेहिता और अधिक पारदर्शिता की व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्ति की नई व्यवस्था लानी चाहती थी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, उनको नियुक्ति का एक नया तरीका बनाया ताकि नियुक्तियों में भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, उनको रोका जा सके। क्यों कि न्यायपालिका में जो जजों की जो नियुक्ति हो उसके अंदर भाई भतीजावाद नहीं रहे। इस प्रकार की एक नई व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। इस परियोजना केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली जो पहले चल रही थी, अभी भी यही चल रही है, में बदलाव लाने के लिए 13 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 99वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को अधिसूचित किया। इसमें क्या था और ये कैसे हुआ? संविधान के अनुच्छेद 368(2) जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया थी, जिसके तहत संविधान में संशोधन किया गया, के तहत निर्धारित आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों से अनुमोदन मिलने के बाद 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने इन दोनों विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी। यानी राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। पहले संसद से पास हुआ, फिर आधे राज्यों के विधानमंडलों से ये पास हुआ और फिर राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 121वां संविधान संशोधन विधेयक, जो ये पहले विधेयक था, वह फिर कानून का रूप ले लिया और 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के रूप में, कानून किसके रूप में बना? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2014 के रूप में 31 दिसंबर 2014 को ही राजपत्र भारत के गजट में प्रकाशित किया गया। कब? 31 दिसंबर 2014 को। और यह एक नया कानून बन गया, कॉलेजियम पद्धति समाप्त कर दी गई और उसकी जगह न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने का नया सिस्टम शुरू किया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसमें क्या सिस्टम था? इसके अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग होगा। तो नियुक्ति करने के लिए एक आयोग होगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसका अध्यक्ष भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का, वह इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके अंदर होंगे तथा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री जो भारत सरकार का होगा, भारत सरकार का केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री होगा वह, तथा दो प्रबुद्ध विख्यात व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। तो एक मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, एक केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और दो प्रबुद्ध विख्यात मंत्री, इनको मिलाकर कुल 6 सदस्य इसमें होंगे। तो इस प्रकार यह आयोग 6 सदस्यीय होगा। इस आयोग में सदस्य कितने होंगे? 6 सदस्य होंगे। उल्लेखनीय है कि दो प्रबुद्ध विख्यात व्यक्तियों का चयन, जो दो ये प्रबुद्ध विख्यात व्यक्ति है, इनका चयन प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो मुख्य न्यायाधीश है, लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति के द्वारा किया जाएगा। तो इन दो सदस्यों का चयन कैसे होगा? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश,
लोकसभा के विपक्ष के नेता को मिलाकर एक नई समिति का गठन किया जाएगा। वह समिति इन दो व्यक्तियों का चयन करेगी। इन दो प्रबुद्ध विख्यात व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों या महिला में से कोई एक नाम होगा। उल्लेखनीय है कि उपयुक्त संवैधानिक संशोधन सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निरस्त कर दिया और इस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ थी, उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के 99वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया। यह सिस्टम वापस हटा के क्या किया, जो कॉलेजियम प्रणाली थी उसी को वापस लागू कर दिया और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कॉलेजियम प्रणाली बहाल करती। वापस वर्तमान में कौन सी प्रणाली है, कॉलेजियम प्रणाली ही है, बहाल कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले में केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो वर्तमान के अंदर कॉलेजियम प्रणाली से ही जजों की नियुक्ति होती है। जो 99वें संविधान संशोधन के तहत नई प्रणाली अपनाई जा रही थी उसको वापस समाप्त कर दिया। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे हम। आगे की कक्षा में हम राज्यों के प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।